करंट अफेयर बाय शेख चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी अक्टूबर 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यूज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसमें शीर्ष पर है स्विट्ज़रलैंड। इन्हें जारी करता है विश्व बौद्धिक परिसंपदा संगठन, जो है वो जारी करता है WIPO। भारत का इस बार इसमें स्थान है 40वां, पिछली बार था 46वां। तो भारत का स्थान 40वां, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI सूचकांक, जो जारी किए जाते हैं UNDP द्वारा। कभी कभी तो ये एक प्रश्न भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जिसमें शीर्ष पर है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। ये क्रम भी याद रखना। HDI का हर पोर्शन हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुल 191 देशों का सर्वे हुआ था ये। तो स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर है, नॉर्वे सेकंड है, आइसलैंड थर्ड है। इस बार की जो थीम थी HDI रिपोर्ट की, वो थी अनिश्चित समय अव्यवस्थित जिंदगियां, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। ये इसकी थीम थी। और भारत की जो रैंकिंग है 2021-22 के लिए, वो है 132वीं। इस बार की रैंकिंग है 132वीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भारत को जो स्कोर है वो है 0.633, जिसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है। गत वर्षों से ही भारत की रैंकिंग लगातार गिरती आ रही है। 645, फिर आ गई 642 पे, और इस बार आ गई 633 पे, और 132वां स्थान 191 कंट्रीज़ में। फिर है जो HDI जारी की जाती है, वो जीवन प्रत्याशा के आधार पर, स्कूलिंग ईयर के आधार पर और ग्रोथ डेवलपमेंट के आधार पर, ग्रोथ नेशनल इनकम के आधार पर जो जारी की जाती है। 3 सूचकांक होते हैं जिन पर ये जारी होती है। तो जीवन प्रत्याशा है 67, और स्कूलिंग के जो ईयर है वो 11.9 है, और जो औसत वर्ष बीतते हैं वो है 6.7 वर्ष, और जो इनकम है प्रति व्यक्ति वो है $6590। $6590। तो ये थे HDI इंडेक्स। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटेन के नए सम्राट की। तो ब्रिटेन के नया सम्राट बनाया गया है किंग चार्ल्स को, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। किंग चार्ल्स का पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। इन्हें किंग बनाया गया एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के उपरांत, जो 96 वर्ष की उम्र में जिनका देहांत हो गया 8 सितंबर 2022 को। फिर है वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 2022, जिनमें शीर्ष स्थान है न्यूयॉर्क का, ठीक है। फिर लंदन, सिंगापुर। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक है ये। फिर है UNEP द्वारा ग्रीन फिन्स हब, पहला समुद्री पर्यटन उद्योग मंच बनाया गया है। विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा प्रोग्राम द्वारा ग्रीन फिन्स हब, पहला समुद्री पर्यटन उद्योग मंच बनाया गया है। फिर है इंडिया जापान की 2+2 वार्ता, जिसका आयोजन किया गया टोक्यो में, जहाँ पर राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री और जापान के यासुकाजु हमादा, और विदेश मंत्री थे भारत के S जयशंकर और योशिकासा हयाशी। तो इन्होंने 2+2 की वार्ता की, अर्थात रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की आपस में वार्ता होती है, जिसे 2+2 कहते हैं। पहली जो वार्ता हुई थी भारत जापान की, वो 2019 में हुई थी। और भारत की 2+2 वार्ता जापान के साथ, US के साथ, रसिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, 4 देशों के साथ आयोजित की जाती है। इस वार्ता में निर्णय लिया गया कि धर्म गार्जियन GMAX मालाबार अभ्यास लगातार जारी रहेंगे, और मिलन अभ्यास भी हुआ था मार्च 2022 में। और इसके अलावा जापान ने घोषणा की कि वो भारत में $3,20,000 करोड़ का निवेश करेगा, प्रत्यक्ष निवेश करेगा। फिर है उत्तर कोरिया ने स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी भारत दौरा था, जिसमें उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीब रहमान छात्रवृत्ति का ऐलान किया, जो 1971 की वार में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनके परिजनों को 200 परिजनों को बंगबंधु मुजीब रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ कुशियारी नदी जल बंटवारे का समझौता भी भारत के साथ बांग्लादेश ने किया। फिर है पाकिस्तान को USA द्वारा F-16 के रख रखाव के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है $45 करोड़ की। इसके साथ ही USA ने यूक्रेन व उसके यूरोप के 18 पड़ोसियों को दीर्घकालीन विदेशी सैन्य मदद देने का वादा किया है $2 बिलियन की। आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य संघर्ष चल रहा है।
जिसका मुख्य कारण है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख के कारण आपस में इनका संघर्ष चल रहा है। फिर है बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की, राष्ट्रीय खबरों की। सबसे पहले कुन्नो नेशनल पार्क में जो प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से जो लाए गए थे चीते, वो छोड़े गए हैं 17 सितंबर को। 17 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और चीते जो है भारत से लुप्त प्राय घोषित हो गए थे 1952 में। 8 चीते भारत नामीबिया से लाए गए हैं, 5 मादा है, 3 नर है। और इनके नामकरण का भी ऐलान किया गया, एक प्रतियोगिता करवाई जा रही है नामकरण के लिए भी। फिर है ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलित व्यक्तियों के अध्ययन के लिए पैनल गठित करने की मंजूरी दी गई है, कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। अनुच्छेद 341 के तहत संविधान संशोधन SC अनुसूचित जाति आदेश 1950 में जारी हुआ था। उसमें यह कहा गया है कि हिंदू, सिख व बौद्ध के अलावा कोई अन्य धर्म का है तो उसमें कोई भी SC का सदस्य नहीं होगा। तो SC किस में हो सकते हैं? केवल हिंदू में। पहले तो केवल 1950 के मूल आदेश में तो हिंदू में ही था, फिर सिख को मंजूरी दी गई और फिर बौद्ध धर्म में भी SC को मंजूरी दी गई। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक आयोग जो गठित किया गया था 2004 में, उसने भी ये कहा था कि ये जो धार्मिक आधार पर SC घोषित किए जाते हैं वो न होकर ST की तरह किया जाए। अर्थात उसने सिफारिश की थी कि ST की तरह ही SC को धर्म विहीन कर दिया जाए, धर्म से बिलोंग नहीं रखा जाए, उन्हें धर्म विहीन कैटेगरी में शामिल किया जाए। ये सिफारिश की थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने। तो ये था हमारा दलित मुद्दे पर एक सूचना। फिर है गुलाम अली। राज्यसभा में गुजर मुस्लिम, जम्मू कश्मीर के गुजर मुस्लिम समुदाय के रूप में एक सदस्य का मनोनयन हुआ है जिसका नाम है गुलाम अली। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और 12 सदस्यों के मनोनयन के कारण गुलाम अली का मनोनयन किया गया 11वें सदस्य के रूप में। अभी पहले 10 सीटें थी भरी हुई और अब 11वें सदस्य का 1 सीट अभी भी शायद खाली है। तो 80-3 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है 12 सदस्यों के मनोनयन का। तो गुलाम अली जम्मू कश्मीर के शायद पहले गुजर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति है जिन्हें राज्यसभा में भेजा गया है। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। IIT मद्रास जो है वो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला संस्थान बना है। 5 राज्यों से कई समुदायों को ST का दर्जा दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ST जातियां जो है वो अब 705 से बढ़कर कितनी हो गई? 708। देश में ST जो है वो है 10.43 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या के 8.6% है। ठीक है, 8.6% आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के तहत कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य खर्चे में बढ़ोतरी हो गई है, जो हुई है 1.15 से बढ़कर 1.28%। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्से की तो वो 28.6 से बढ़कर 40.6% हो गई है 2018-19 में। बिहार के फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबड़ डैम का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, जिसे नाम दिया गया गयाजी डैम। 8 सितंबर को ये उद्घाटन किया गया। गयाजी डैम नाम दिया गया है सबसे बड़े भारत का रबड़ डैम, जिसे बिहार में बनाया गया है। बिहार के फल्गु नदी पर 8 सितंबर को उद्घाटन हुआ था। फिर है 8 सितंबर को भारत में सेंट्रल विस्टल एवेन्यू का उद्घाटन किया गया मोदी जी द्वारा। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसकी कुल लागत है 13,450 करोड़, जिसके अंतर्गत नया संसद भवन बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री भवन बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति भवन बनाया जाएगा और अन्य कई ऑफिस भी बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो सेंट्रल एवेन्यू का जो राजपथ है उसका नामकरण अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ। ठीक है, राजपथ का पहले अंग्रेजों के समय नाम था किंग्सवे। किंग्सवे से आज़ाद होने के बाद किंग्सवे का नाम किया गया था राजपथ। राजपथ से इसका नामकरण अब वर्तमान में कर दिया 2022 में कर्तव्य पथ। और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया है कर्तव्य पथ का। इसी के साथ एक वहाँ पर नेताजी की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी
जो की गई थी 23 जनवरी 2022 को 125वीं जयंती, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर। तब उस समय होलोग्राम प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो इसके उद्घाटन के साथ वहाँ पर जेट ब्लैक ग्रेनाइट की बनी हुई 28 फीट की ऊंची सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था 8 सितंबर को। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही बहस चलती रहती है कि नए पार्लियामेंट भवन का निर्माण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नया पार्लियामेंट भवन जो है वो वर्तमान की सदस्य संख्या के हिसाब से बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 2026 तक संख्या में परिवर्तन संभव है। तो उस संख्या को अकॉर्डिंग सदन में बैठने की व्यवस्था भी हो जाए, और साथ ही पुराना संसद भवन को काफ़ी वर्ष हो गए पुराने हुए, 75 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है उसको, तो इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता भी थी। फिर बात करते हैं हम यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की, जिसमें शामिल किए गए भारत के 3 शहर। 2 तो हैं केरल के और 1 है तेलंगाना का। केरल के हैं त्रिशूर और नीलाम्बूर, और तेलंगाना का है वारंगल। नीलाम्बूर जिसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, नीलाम्बूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और त्रिशूर जो है, त्रिशूर दोनों प्रकार का शहर है, मिला जुला संगम है ये शहरी सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता का। तो ये याद रखना, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल है भारत के 3 शहर, त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल। फिर है पोषण अभियान को लागू करने वाला में शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। फिर बात करते हैं हम डिजिटल कौशल के प्रोत्साहन के लिए AICTE का एडोब के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, AICTE द्वारा एडोब के साथ समझौता किया। भारतीय तकनीकी परिषद है ये AICTE, इसने एडोब के साथ, एडोब रीडर जो हम पढ़ते हैं उसी एडोब कंपनी के साथ समझौता किया है। फिर एशिया प्रशांत के शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बेंगलुरु जो है वो दूसरे स्थान पर आया है। फिर एक पार्टी है PFI, इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर सरकार ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध लगाया गया है UAPA के तहत। UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। फिर है नाइट स्काई सेंचुरी खोली गई है लद्दाख में, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है VRR अर्थात वीडियो असिस्टेंट रेफरी, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, ये नाम चर्चित हुआ है फीफा के आयोजन के लिए। भारत में अभी U17 का फीफा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें एक तकनीक अपनाई जाएगी जिसे कहा जा रहा है VRR। अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा भारत में। तीसरा ये टूर्नामेंट है फीफा का वुमेन का, तो इसमें जो तकनीक अपनाई जाएगी थर्ड रेफरी की वीडियो असिस्टेंट से, तो उसको नाम दिया है VRR। फिर है किबिथु सैन्य शिविर जो LAC में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, स्थापित है, जहां पर CDS विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन नाम दिया गया है। किबिथु सैन्य शिविर को नाम दे दिया अब CDS विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन का। फिर एक कोरगिल इग्नाटाइड माइंड्स क्यों चर्चा में है? ये HPCL का एक CSR प्रोजेक्ट है। CSR प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें कोई भी कंपनी, बड़ी जो कंपनियां होती है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कार्य करती है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी का एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी बनता है। उसके तहत कोई कंपनी सामाजिक कार्यों में भाग लेती है, तो उसने HPCL कंपनी ने काम हाथ में लिया है। लद्दाख के जो वंचित बालिकाएं हैं, जो शिक्षा से वंचित बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा देने का ये प्रोजेक्ट चलाया है कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स। फिर है गोगरा हॉट स्प्रिंग, ये भी चर्चा में है। PP-15 बोला जाता है इसको, गोगरा हॉट स्प्रिंग को। वहाँ से भारत और चीन की कमांडर लेवल की 16वीं बैठक हुई थी। उस 16वीं बैठक में सेना हटाने का फैसला लिया गया है। और आपको पता है भारत और चीन का आपस में जो गलवान संघर्ष हुआ था 15-16 जून 2020 को, उसके बाद से ही कई जगह पर, कई पॉइंटों पर सेनाएं आमने सामने बैठी थी। तो उन सेनाओं को गलवान से तो हटा लिया पहले, और अब जो है वो गोगरा हॉट स्प्रिंग से भी सेनाएं आमने सामने से हटाई गई है। फिर है BCCI का जो पहले पार्टनर था पेटीएम के पार्टनरशिप के बाद अब जो पार्टनर है पेटीएम को हटाकर बनाया गया है मास्टर कार्ड को। ठीक है, मास्टर कार्ड अब पेटीएम का BCCI का पार्टनर बन चुका है। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर।
देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ई फास्ट इंडिया। नीति आयोग ने जारी किया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की मदद से, और इसका उद्देश्य है माल परिवहन को गति देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। आपको पता है भारत सरकार की योजना है गति शक्ति, तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। गति शक्ति है भारत में माल निर्यात को प्रोत्साहन करना, माल परिवहन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई फास्ट। फिर है फॉर्च्यूनर इंडिया रिच लिस्ट, जिसमें प्रमुख फर्स्ट आए हैं गौतम अडानी। फिर है भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ब्रिटेन को छोड़कर। ये मुद्दा काफ़ी चर्चित रहा, भारत सरकार ने भी इसको काफ़ी जोर दिया था, और वैसे भी गर्व की बात है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वां स्थान हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी बन चुकी है, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, और वो भी ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है हमने। फिर है तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई गांधीनगर से मुंबई के लिए। भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट खोला गया है हजीरा गुजरात में। ये रिलायंस कंपनी द्वारा खोला गया है हजीरा गुजरात में कार्बन फाइबर प्लांट। फिर है मेघदूत। मेघदूत क्या है? ये मध्य रेलवे द्वारा मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर लगाई गई कुछ मशीनें हैं जो जल जनरेटर मशीन का काम करती है, जो हवा से पानी बनाती है। ठीक है, वातावरण में मौजूद नमी से ही पानी बना लेती है, जिसे नाम दिया है मेघदूत। फिर है इलेक्ट्रॉनिक ईबीजी बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बना है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा भारत का बैंक HDFC। फिर बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। सबसे पहले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा 5 PSLV रॉकेट बनाने का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया गया है? हेल और L&T के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रोबो, इसके साथ किया गया अनुबंध 860 करोड़ का। ये दोनों कंपनियां मिलकर गठजोड़ बनाकर 5 PSLV रॉकेट बनाएगी इसरो के लिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक कंपनी है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक कंपनी है, अर्थात एक कंपनी बनाई है न्यू स्पेस इंडिया, जो दूसरे व्यक्तियों से, कंपनियों से, देशों से अपना अधिग्रहण करके ये कहती है कि भाई हम आपके रॉकेट लॉन्च कर देंगे इसरो के माध्यम से। तो इसलिए नए प्रोजेक्ट लाती है विदेशों से, जिससे इसरो को इनकम होती है। फिर है डार्ट मिशन। ये नासा द्वारा एक अभियान चलाया गया था डार्ट, जिसका पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। ये जो किया गया था डार्ट मिशन, ये नासा और जॉन हॉपकिंस एलाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया जो एक एस्टेरॉयड से, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड बोलते हैं क्षुद्र ग्रह को, क्षुद्र ग्रह से टकराया गया था। ये टेस्ट किया गया था इसलिए कि भाई कल को कोई पृथ्वी की तरफ क्षुद्र ग्रह आ रहा है तो उसे हम मार्ग से हटा सकते हैं क्या, उस सक्षम है क्या मार्ग से हटाने के लिए। तो ये सफल भी रहा था नासा का अभियान, जिसमें नासा का एक स्पेसक्राफ्ट डिमोफ्रोस नामक क्षुद्र ग्रह से टकराया था। डिमोफ्रोस अर्थात एस्टेरॉयड से टकराया था, जिससे उसकी गति के द्वारा उसकी दिशा बदल गई थी। फिर बात करते हैं, इसरो ने 30 kN हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है, जो किया गया था महेंद्रगिरी के इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स में। IPRC बोलते हैं इसको, महेंद्रगिरी को। तो महेंद्रगिरी की IPRC में 30 kN हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया है। फिर है इसरो द्वारा ही इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर का सफल परीक्षण किया गया है, जो रोहिणी 300 RS 300 रॉकेट परीक्षण से किया गया है। ये क्या करता है, ये IAD बोलते हैं, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर को। ये किसी भी रॉकेट को जब वापस आता है वातावरण में, तब उसकी गति को धीमी करके उसको उतारने में मदद करता है, नीचे ज़मीन पर उतरने में मदद करता है, अर्थात वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को धीमा कर देता है। उसका परीक्षण इसरो ने किया है, IAD को। फिर है रक्षा क्षेत्र में देखिए, सबसे पहले है तारागिरी स्टील्थ फ्रिगेट। ये जो तारागिरी स्टील्थ फ्रिगेट है, ये मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है प्रोजेक्ट 17A के तहत, और प्रोजेक्ट 17A का ये 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे 2025 में तक सेना में शामिल किया जाएगा। जो 17 प्रोजेक्ट 17A है, उसके अंतर्गत कुछ 7 जो है वो डिस्ट्रॉयड बनाए जाएंगे, डिस्ट्रॉयड जंगी जहाज़ बनाए जाएंगे,
उन जंगी जहाज़ों के माध्यम से भारत अपनी सीमा की तटीय सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएगा। तो इनके नामकरण किस पे रखे गए? इनके नामकरण हिमालय की चोटियों के पहाड़ियों के हिसाब से रखेंगे, चोटियों के हिसाब से ही रखे गए हैं। तो इनके नाम है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी। तो ये जो डिस्ट्रॉयर है इनमें पहला था नीलगिरी, जिसको उतारा गया था, नीलगिरी को, जिसे बनाया था मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने। मैंने यहाँ पर लिख रखा है नीलगिरी मंझगांव ने बनाया। हिमगिरी ये बनाया था गार्डन रिच, कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर कंपनी, सरकारी कंपनी है। हिमगिरी को बनाया, उदयगिरी को मंझगांव ने बनाया, दूनागिरी को गार्डन रिच ने, तारागिरी को मंझगांव ने। ये पांचों का अभी तक अनावरण हो चुका है, 2 का अभी बाकी है। और एक और इम्पोर्टेंट है, इनके जो 6 के जो नामकरण हैं वो पहले से ही कोई हमारे फ्रीगेंट मौजूद थे जो अब सेवा में नहीं है, उनके नामकरण के आधार पर ही किया गया है। केवल नया नाम एक ही है, महेंद्रगिरी। तो ये 6 के 6 फ्रीगेट जो है वो सीमा के नौसेना के लिए, रक्षा के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है QRSAM। QRSAM क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है भारत की, जो सरफेस से, सतह से हवा में मार करती है। इसका परीक्षण किया गया 8 सितंबर 2022 को चांदीपुर उड़ीसा से, DRDO ने किया था। और इसकी जो रेंज है वो है 3 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है DSV, डाइविंग स्पोर्ट वेसल, जिन्हें बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, विशाखापट्टनम द्वारा। इनके नामकरण भी किए हैं निस्तार और निपुण, ये 2 नाम रखे हैं इनके DSV के, निस्तार और निपुण। ये काम क्या आते हैं? गहरे समुद्र में गोताखोरी हेतु काम आते हैं ये, ठीक है। जो हम समुद्र में जाके गोताखोर विभिन्न अभियानों को अंजाम देते हैं, उनके लिए ये DSV काम में आते हैं। फिर है कुछ पुरस्कार, देखिए सबसे बड़ा पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो भारत सरकार देती है। भारत सरकार ने 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया है आशा पारेख को, ठीक है, जिन्हें 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल से नवाजा गया है। आशा पारेख जी को, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 2019 का पहले मिला था रजनीकांत जी को। फिर है श्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई सुराराई पोट्रू, और संपूर्ण मनोरंजन के लिए लोकप्रिय फिल्म घोषित की गई तानाजी को, द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन की मूवी थी तानाजी, उसको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को, दक्षिण भारत के हीरो है सूर्या। अभिनेत्री है अपर्णा बाल मुरली को, सुराराई पोट्रू के लिए। और निर्देशक है A.K. अय्यप्पनम कोश्यूज। बाल फिल्म घोषित की गई सर्वश्रेष्ठ सुम्मी, और गीतकार घोषित किया गया है मनोज मुदसिर को, साइना फिल्म के लिए। फिर है हरमेन कास्टिंग पुरस्कार, जो दिया गया मीना कड़ासामी को। और ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 गणित में, ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान। इसे साइंस का ऑस्कर भी बोला जाता है, या साइंस का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है इनको, ब्रेक थ्रू को। तो गणित में मिला डेनियल स्पिलमैन को, भौतिकी में मिला चार्ल्स बेनेट, गाइल्स ब्रासर्ड, डेविड ड्यूस, पीटर शोर को। जीव विज्ञान में किलफोर्ड ब्रेगविन, एथोनी हाइमन और हैंगिस हसाबिस जोन जंपर, एमैनुअल मिग्नोट व मसासी यानागिसावा। तो इनको ये पुरस्कार मिला है, आप इनको देख सकते भी हैं। नेक्स्ट है भारत के उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को UN पुरस्कार मिला है, ठीक है। WHO UN महासभा के WHO द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल जो प्रारंभ हुई थी 2017 में, उसको ये पुरस्कार मिला है। फिर है गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो दिया गया है वो दिया जाता है मलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, जिनमें फर्स्ट है डॉक्टर राधिका बत्रा, एवरी इन्फिनिट मैटर्स। इनको, ये NGO है इनका, डॉक्टर राधिका बत्रा का, वयस्कों के, बालिकाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करता है ये NGO, तो डॉक्टर राधिका बत्रा को। फिर है जारा जोया, अफ़गानिस्तान की है ये रुखसाना मीडिया, एक मीडिया हाउस चलाती है जिसका नाम है रुखसाना मीडिया। फिर है वेनेसा नकाटे, युगांडा के है, राइज अप मूवमेंट चलाती है। फिर है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये EU की अध्यक्ष हैं,
वर्तमान यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है। इन चारों को दिया गया गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। फिर रेमन मंगेशमे पुरस्कार जो 4 लोगों को दिया गया, सोथियारा छिम कंबोडिया के, तदाशी हतोरी जापान के, बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपीन के, गैरी बेनचेंगी फ्रांसीसी। इसके अलावा भारत के एक केरल के स्वास्थ्य मंत्री को भी कोविड के लिए दिया गया था, जिन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। तो इन 4 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए, सोथियारा छिम, तदाशी हतोरी, बर्नार्ड जे मैड्रिड, गैरी बेनचेंगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 जो 5 सितंबर को दिए जाते हैं और ये दिए गए 46 शिक्षकों को। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 46 शिक्षकों को। फिर राजस्थान के पुरस्कार हासिल करने वाले थे बीकानेर की सुनीता गुलाटी और उदयपुर के दुर्गाराम मुवाल। उदयपुर के दुर्गाराम मुवाल को ये पुरस्कार दिया गया। फिर हम बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। ये नियुक्तियां हैं, पहली है CDS, भारत के नए CDS बनाए गए हैं अनिल चौहान। नए CDS किसे बनाया गया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। फिर है भारत के नए अटॉर्नी जनरल जिन्हें बनाया गया है R वेंकटरमणी को। R वेंकटमणि को, R वेंकटमणि को बनाया गया है नया अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि। फिर है SFEM में तस्कर व विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम का विशेष न्यायाधिकरण के जो सदस्य चेयरमैन बनाए गए हैं वो है मद्रास उच्च न्यायालय के मुनीश्वर नाथ भंडारी अर्थात MN भंडारी न्यायाधीश हैं ये। इन्हें मद्रास हाईकोर्ट के इनको बनाया गया है तस्कर व विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम के विशेष न्यायाधीश। फिर है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की या तिर्की, दिलीप तिर्की ये बने हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। फिर ICMR के नए महानिदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, डॉक्टर राजीव बहल। फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस YS चंद्रचूड़। जस्टिस YS चंद्रचूड़। फिर है IAF इंडियन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IAFF जिनके नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। ठीक है, कल्याण चौबे जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन का हाईकोर्ट का निर्णय आया था जिसमें नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को। L नागेश्वर राव को न्यायमूर्ति है L नागेश्वर राव जिनको संविधान संशोधन करने के लिए नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ के। नेक्स्ट है संसद टीवी के नए CEO बनाए गए हैं। ठीक है, संसद टीवी के नए CEO बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया CEO बनाया गया है। फिर UN मानवाधिकार के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वोल्कर टर्क। इसके अलावा जो बाकी बचा क्रोनोलॉजी का भाग है जिसमें हमारा रह जाता है खेल और राजस्थान और कुछ अन्य प्रोग्राम, इन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।